नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रयोगवाद के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रयोगवाद के कल 25 प्रश्न हो चुके थे, उसके आगे के ये प्रश्न आपके लिए वस्तुनिष्ठ रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है समाधान सीरीज के नाम से, इसके सारे वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से, उसमें मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है तीसरा सप्तक के कवि नहीं हैं। इनमें से बताना है तीसरा सप्तक के कवि कौन से नहीं हैं। तो हम सीधे सही उत्तर को लेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि लाइव नहीं करा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। चलिए इसको हम फिलहाल लेते हैं। तो अवधेश कुमार, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है अवधेश कुमार, ये तीसरे सप्तक के नहीं हैं बल्कि चौथे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा सप्तक का कवि इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है, बल्कि कौन है ये पूछा गया है, यानी कि 3 लोग हैं वो जो कि नहीं हैं और एक है इसमें जो कि तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त सभी, यानी कि इस पर ध्यान देना पड़ेगा एक बार। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, ये सभी जो है तीसरे सप्तक में आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके लिए मैंने कल आपको एक ट्रिक भी बताई थी, विकी के प्रमस्कू, ये मैंने बनाई थी विकी के प्रमस्कू। इस प्रकार से इसके सभी कवियों को याद किया गया था कल की ट्रिक में, वही ट्रिक आज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रयाग यानी कि प्रा से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, और ये तीनों ही इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया था। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके किस शब्द का प्रयोग किया था। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगशील, प्रयोगकर्ता। तो इसमें से जो शब्द निकल कर आ रहा है जो कि प्रयोगवादी कवियों ने अपने लिए यूज किया है वो है प्रयोगशील, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। किस वाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। 29 नंबर का इसका जो सही उत्तर है वो है प्रयोगवाद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज मानी जाती है। तार सप्तक मूलतः किसके दिमाग की उपज मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर लेंगे, ये है प्रभाकर माचवे, बी ऑप्शन यहाँ पर। प्रभाकर माचवे की दिमाग की उपज मानी जाती है मूलतः, जिसे साकार रूप अज्ञेय ने दिया था। यानी कि आप अज्ञेय को देख करके यहाँ पर डिस्टर्ब ना होइए, और अज्ञेय ने इसका संपादन किया है, लेकिन मूलतः ये जो एक पैटर्न था इसकी जो उपज थी वो इनके दिमाग में आई थी, यानी प्रभाकर माचवे की कल्पना थी, और उसे साकार रूप अज्ञेय ने दिया था, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। सभी ऑप्शन आप ध्यान से देख लें, इसमें चारों सप्तकों के प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1943 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, यानी पहले तार सप्तक का हुआ था। 1951 में दूसरा था, और इसमें तीसरा था, और ये 79 में चौथा था। इस प्रकार से चारों ही प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1979, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमन राजे किस सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे किस सप्तक की कवित्री हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा सप्तक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा सप्तक की कवित्री हैं सुमन राजे। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक की कवित्री शकुंतला माथुर किस प्रयोगवादी कवि की पत्नी हैं। ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। इनमें से किसकी पत्नी हैं प्रयोगवादी कवि हैं ये, और इनकी पत्नी है शकुंतला माथुर, जो कि दूसरा सप्तक में कवित्री थी। इनके पति का नाम है गिरजा कुमार माथुर, और ये पहले तार सप्तक के कवि थे, यानी उस पहले तार सप्तक के कवियों में ये आते हैं। अगला प्रश्न है,
चौथा सप्तक के कवि नहीं है, इसमें बताना है कि नहीं यानी इनमें से कौन नहीं है। तो अवधेश कुमार, श्री राम वर्मा, केदारनाथ सिंह, सुदेश भारती, इनमें से देखना पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केदारनाथ सिंह, यानी ये तीसरे सप्तक में आते हैं। विकी के प्रमस्कू, ये वाली ट्रिक अगर आप यूज करते हैं इसमें, तो केदारनाथ सिंह उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म वर्ष क्या है? अज्ञेय का जन्म वर्ष क्या है? 1910, 1911, 1912, 1917, इनमें से क्या है? तो ये है 1911, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर बताना है आपको। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है सभी के लिए, सभी को इसकी जानकारी होगी। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं सारे। लास्ट वाला सही है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया था? इसमें से ये प्रश्न का उत्तर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अज्ञेय को जो अज्ञेय का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके पीछे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अज्ञेय को जो ये नाम मिला वो मुंशी प्रेमचंद ने दिया था, और इसका जिक्र स्वयं अज्ञेय जी ने अपने एक साक्षात्कार में किया था। उनका जो एक लेख था, लेख क्या उनकी रचनाएं थी, जो कि जैनेन्द्र कुमार के पास उन्होंने भेजी थी प्रकाशित कराने के लिए, और उस समय वो जेल में थे। तो उन्होंने ये रचनाएं प्रेमचंद को दी थी उनको प्रकाशित करने के लिए। तो उस पर उनका नाम नहीं पड़ा हुआ था रचनाओं पर। तो प्रेमचंद जी ने पूछा कि ये रचनाएं किसकी हैं, किसके नाम से छापनी है? तो जैनेन्द्र ने कहा कि वो तो अज्ञेय हैं, उनके बारे में पता नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने कहा ठीक है, मैं अज्ञेय नाम से ही इस कहानी को छाप दूंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने अज्ञेय के नाम से इन रचनाओं को छापा, जिसमें से ये रचनाएं थी कोठरी की बात, भग्नदूत, इत्तिलम आदि रचनाएं थी जो कि इन्होंने प्रकाशित किया, और उसमें प्रकाशन वर्ष में उन्होंने अज्ञेय नाम दिया था। यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अज्ञेय का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है? इसमें से वो है ऑप्शन, इसमें जो सही है वो है भग्नदूत। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भग्नदूत इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है ये 1933 में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, किस कवि को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत, आपने इसके पहले क्वेश्चन सुना होगा, कठिन काव्य का प्रेत जो केशवदास को कहा जाता है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, यानी कि प्रेत भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो सही है वो है अज्ञेय, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने किस रचना में बुलबुल, श्यामा, फुदकी, दहंगल, कौवा जैसे विषयों में बुलबुल, श्यामा, फुदकी, दहंगल, कौवा जैसे विषयों को लेकर कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय कर दिया है? किस रचना में? अज्ञेय की किस रचना में? तो ये रचना है हरी घास पर क्षण भर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये रचना थी आंगन के पार द्वार, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आंगन के पार द्वार रचना के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये रचना इनकी जो है ये 1978 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत का सबसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये इन्हें 1978 में प्रदान किया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की है? इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की है? नदी की बाग पर छाया, महावृक्ष के नीचे, रूपाम्बरा, उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी रचनाएं इनकी हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है? बावरा अहेरी में अहेरी किसका प्रतीक है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सूर्य, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सूर्य का प्रतीक है अहेरी। अगला प्रश्न है, किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अज्ञेय को, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन्हें प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है?
इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, लंबी कविता, चंपू काव्य, इनके अंतर्गत आपको बताना है। तो जो असाध्य वीणा कविता है वो एक लंबी कविता है। इसे प्रलंब कविता यानी लंबी कविता को प्रलंब भी कहते हैं, प्रलंब कविता भी कहा जाता है, और ये है इनकी असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की, शब्द और सत्य, ही हारिल, ये रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय की हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कलगी बाजरे की, शब्द और सत्य, ही हारिल, ये सभी रचनाएं अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है, सांप कविता में सांप किसका प्रतीक है? ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया, इसकी पंक्ति आई थी नेट के एग्जाम में, और उसमें पूछा गया था किस अज्ञेय की किस रचना से ये पूछा गया है, मतलब ये पंक्तियाँ किस रचना से हैं। तो उसमें सांप कविता बहुत इंपॉर्टेंट उस समय हो गई थी, बहुत लोगों ने इसको नहीं पढ़ा था, बाद में उस एग्ज़ाम के बाद सबने पढ़ लिया। तो इसमें देखिए किसका प्रतीक है सांप, तो ये ईर्ष्या का प्रतीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ईर्ष्या का प्रतीक है, और ये अज्ञेय जी की कविता है। अगला प्रश्न है, विश्वप्रिया और एकायन, विश्वप्रिया एकायन अज्ञेय की किस काव्य के 2 खंड हैं? तो इसमें बताना है आपको। तो ये जो है रचना, ये है इत्तिलम। विश्वप्रिया और एकायन, ये इत्तिलम के 2 खंड हैं, जिसमें पहला खंड विश्वप्रिया और दूसरा खंड एकायन है। तो ये इत्तिलम रचना के खंड हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 50 प्रश्न आज हो गए, यानी कि आज की क्लास में 25 प्रश्न हो चुके हैं। कल की क्लास के 25 मिलाकर के आज प्रयोगवाद के 50 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। तो अगले प्रश्न को या अगले प्रश्नों को लेकर के हम कल फिर उपस्थित होंगे, और आप सभी ऐसे ही अपनी निरंतरता बनाए रखें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपको लंबे समय तक जो है अध्ययन करने की ज़रूरत होगी, खासकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो उस समय हम प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के उपस्थित होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम 25-25 प्रश्न ही करवा रहे हैं, और किसी टॉपिक को बड़ा भी ले जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट है सिर्फ एक निरंतरता बनाए रखने की। इसलिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको डेली कंटेंट जो मिल रहे हैं वो टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। आप सभी जानते हैं सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ये क्लास आपको दी जाती है, और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप उस समय नहीं देख पाते तो बाद में देखिए, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। और भले ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल जागरूक है और बिल्कुल मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध है, मुझे लगता है वही लोग देख रहे हैं कि उनसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए, आपका प्रयास सराहनीय है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही देखते रहें। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, और साथ में जो है सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।